वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर लॉज ऑफ मोशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था अबाउट मोशन का कॉज हमने डिस्कस किया था। फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात हुई थी, स्पेशली अनबैलेंस्ड फोर्सेस की हमने वहाँ बात की थी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में डेवलप करवाना है, अगर रेस्ट से मोशन में और इवन मोशन से रेस्ट में लाना है या डायरेक्शन में भी चेंज करवाना है ड्यूरिंग मोशन, तो आपको कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। फिर वहां पर हमने थोड़ा सा इनर्शिया की भी बात की थी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आप राइट फ्रॉम द हेडिंग ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 4 स्टार के साथ है, यानी कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए एकदम से, बहुत ज्यादा फोकस के साथ, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज न्यूटन के दिए हुए कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जो मोशन को मैक्सिमम पोर्शन पर डिफाइन कर देते हैं। 3 लॉ है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिसमें से ऑब्वियसली थर्ड लॉ बहुत फेमस है। आप लोग इसके बारे में पहले से स्टेटमेंट जानते हैं, बट आज है हमारा दिन इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने का। तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट है N1, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की जब हमने बात की थी तो हमने उस वक्त ये पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम चेंज कराने की टेंडेंसी डेवलप करते हैं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट हमें अपोज करना शुरू कर देता है। दैट प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो उसी तरीके से यहां पर हमारा रूल भी इसी बात को बताता है। इट स्टेट्स दैट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी लॉ का स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में तो हमेशा यही लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन मींस वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक जैसा मूव कर रही है कांस्टेंट रेट से, ट्राइज टू रिमेन इन सेम स्टेट, जिस स्टेट में वो रही होगी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, बॉडी अपनी स्टेट में चेंज परमिट नहीं करती या नहीं होने देती। और अपोज कराने की जो टेंडेंसी है वो भी इस बात से निकल कर आती है कि जब भी बॉडी को आप चेंज कराने के लिए इसके स्टेट में चेंज कराने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपोज करना शुरू कर देती है। इतना आसानी से नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी और तभी बॉडी की स्टेट में चेंज आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको बोलते हैं, बाकी तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम कह ही रहे हैं इसको। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, अ बुक केप्ट ऑन टेबल। एक बुक जो टेबल पर रखी है वो अपने आप मूव नहीं करने वाली, आपको उसको हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा पुल या पुश की फॉर्म में, तब जाकर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। ऐसे ही अ मूविंग कार स्टॉप्स ओनली व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड। तो यहां भी अगर चलती हुई कार को आपको रोकना है तो उसके लिए बॉडी पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ब्रेक की फॉर्म में हम लोग फ्रिक्शन के थ्रू ये काम करवाते हैं। तो वहां पर भी सिचुएशन है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में भी आने के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं होती, आपको एक्सटर्नल फोर्स की वहां पर नीड होगी। तो ये हमारा एक छोटा सा आउटलुक था जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बताता है कि बॉडी हमेशा अपनी जो पोजीशन है, जो स्टेट है, उसको अपोज करती है, उसको चेंज होने से रोकती है, और उस अपोज को हमें भी अपोज कराना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देन ओनली वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये बताता है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। एक छोटा सा एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसको घर में करके देख सकते हैं। आपको एक ग्लास लेना है, आपने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में। एक ग्लास आप लेते हैं, अगर उसके ऊपर एक कार्ड रखेंगे छोटा सा और उसके ऊपर एक कॉइन, अगर आप फ्लिक करेंगे उस कार्ड को तो फ्लिक करते ही कार्ड तो आगे निकल जाएगा, लेकिन कॉइन उसके साथ साथ आगे नहीं जाता बल्कि वो सीधे ग्लास में गिरेगा। आपने कैरम खेला होगा, जो कैरम का गेम है उसमें भी यही सिचुएशन होती है। अगर आप टावर वाला गेम खेल रहे हैं उसमें कॉइन के ऊपर कॉइन रख के टावर बना देते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम बनाया हुआ है आपने, तो 1 बाय 1 आप नीचे से स्ट्रक करेंगे जब स्ट्राइकर से, तो कॉइन एक एक करके निकलता रहेगा, बाकी का टावर छोटा छोटा होता चला जाएगा हाइट के अकॉर्डिंगली। तो वो भी यहाँ पर इसी बात को इंडिकेट करता है कि ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किस तरह से बता रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है मोशन के बारे में कि मोशन कब होगा, कब नहीं होगा, कब मोशन में किसी तरह का चेंज आएगा। तो वो हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस की मदद से कराना होता है।
नेक्स्ट लॉ कि कितनी फोर्स की, अनबैलेंस फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी किसी बॉडी को चेंज, उसके मोशन में चेंज करवाने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए। तो वहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या कहता है, किस तरीके से इसके बारे में है, थोड़ा सा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि हम कह सकते हैं एक साइकिलिस्ट है, साइकिल है, और साइकिलिस्ट जो है वो चला रहा है साइकिल को, साइकिल चलती जा रही है। तो साइकिल को चलाने के लिए आप जानते हो कि उसको पेडल चलाने होते हैं। जब तक आप पेडलिंग करते रहेंगे तब तक साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। तो आप इमेजिन करें उसने पेडल करते वक्त पेडल चलाना बंद कर दिया, पेडलिंग बंद कर दी, तो अब क्या होगा? अब इस सिचुएशन में जहां पेडलिंग बंद कर दी है, क्या साइकिल वहीं इंस्टेंटली रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि वो थोड़ा दूर तक आगे तक जाती है। तो थोड़ा दूर तक आगे कौन लेकर जा रहा है? पेडलिंग तो नहीं, ऑब्वियसली उसके चलने का कॉज पेडलिंग था, लेकिन वो जो आगे जब जा रही है आफ्टर द पेडलिंग स्टॉप्स, उस सिचुएशन पर जो उसको आगे लेकर जा रहा है वो यही फैक्टर है लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से एक इसको अगर एंगल की टर्म्स में मेजर करोगे तो आप एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हो। जैसे फैन की बात करें, चलता हुआ फैन जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई है कंटिन्यूसली घूमता रहता है, जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हैं उसका घूमना एकदम से नहीं रुकता, वो थोड़ा टाइम लेता है अपने स्टेट रेस्ट पर आने के लिए। तो कहाँ से उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है जिससे वो अपना मोशन मेंटेन कर पा रहा है? इस केस में ऑब्वियसली एंगल की फॉर्म में होगा। तो फिर से फैक्टर आता है मोमेंटम, वहां हम उसको एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं, बट वो भी एक तरह का इसी तरह का पार्ट है। बेसिकली ये बॉडी के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। बॉडी का मास, उसकी वेलोसिटी, ये दोनों कंबाइंड होते हैं और ये फैक्टर बनाते हैं जिससे बॉडी के अंदर मोशन स्टोर हो जाता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर्ड इन बॉडी। ये किसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है? बॉडी के मोशन के दौरान मोशन खुद बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स मास एज वेल एज वेलोसिटी, दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो हम इसको मेजर इसी तरीके से करते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से आता है, पी से डिनोट कर रहे हैं, एम और वी का प्रोडक्ट है। ऐसा यूनिट आप यहां से बनाओगे तो ऐसा यूनिट के नाम पर मास के लिए केजी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए तो केजी मीटर पर सेकेंड बन जाता है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये होती है वेक्टर, यानी कि यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दोनों से फैक्टर को चेंज किया जा सकता है। तो क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम, द फैक्टर विच स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोशन विद इन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आते हैं, यही वो फैक्टर है जिसकी मदद से हम अपनी डेली लाइफ में कुछ केसेस जैसे ऑब्जर्व करते हैं। सपोज आप रोड पर खड़े हुए ट्रक को ऑब्जर्व करें, तो ट्रक अगर रोड पर खड़ा है तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रक चल रहा है तो उस चलते हुए ट्रक को देखकर आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से सेफली आगे ले जाने के लिए आप उस पर फोकस भी करते हैं। ऑब्वियसली नेचुरली हो जाता है। तो वो इसलिए है क्योंकि ट्रक बहुत बड़ा मास और उस वजह से बहुत ज्यादा मोशन अपने साथ लेकर रखता है, और अगर किसी से टकराता है तो उसको हर्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो वहां पर मास इन्वॉल्व हो रखा है। ऐसे ही अगर मास हम कम कर दें, सपोज एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है तो अगर वो पास से गुजर जाता है, आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं उस पर क्योंकि उससे आपको उतना ज्यादा रिस्क नहीं है, तो वहां कह सकते हैं कि वहां कंपैरेटिवली मोमेंटम क्या है, कम है। लेकिन सिर्फ मास इन्वॉल्व नहीं है, डैमेज तो जो होता है वो वेलोसिटी की वजह से भी हो सकता है। अगर एक छोटी सी बुलेट की बात करें तो बुलेट मास बहुत कम होता है, ग्राम्स में होता है। अगर उसको आप बुलेट को गन से फायर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से निकलती है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने पर उसके पास में मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। और जब भी ये मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट को कोलिजन के थ्रू ट्रांसफर करता है तो वहां पर ये क्रिएट करता है फोर्स। और वो कैसे क्रिएट करता है, वही हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। और न्यूटन सेकेंड लॉ में अभी हम पढ़ रहे थे मोमेंटम के बारे में। ये इसी से एसोसिएटेड है। जैसे सपोज अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करें, एक कार है जिसकी बैटरी डेड हो चुकी है, अब उसे स्टार्ट करवाना है। तो आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे केस में आसपास अपने किसी फ्रेंड को लेकर, ऐसे पर्सन जिनकी कार में प्रॉब्लम आ रही है, वो 2-3 लोगों की हेल्प लेकर कार को पुश करवाते हैं। अब पुश जो करवाया जा रहा है उसके लिए कार हाथों से पुश की जा रही है, बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं है, बट वो कार में मोमेंटम क्रिएट कर देता है थोड़ा बहुत।
तो मोमेंटम में चेंज आया है लेकिन फोर्स की मदद से। तो मोमेंटम जो पहले रेस्ट पर थी, मोमेंटम जीरो था, अब वो मोशन में आने लगी। उसका जो मोमेंटम है वो डेवलप हुआ है अप्लाइड फोर्स की वजह से। ये फोर्स व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी अगर मेंटेन कर पाए तो कार स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो है टाइम। अगर 4 लोग मिलकर फोर्स लगाते हैं इंस्टेंटली और छोड़ देते हैं 2-3 सेकंड के लिए ही, फोर्स लगाया और छोड़ दिया, तो उस कंडीशन पर कार स्टार्ट नहीं होती। वहां कार को स्टार्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा चेंज इन मोमेंटम की जरूरत पड़ती है। हाथों से वो फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ लगातार लगाते रहें तो धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट होता है और टाइम ज्यादा देने पर वो ज्यादा वैल्यू गेन करता है, जिससे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बेसिकली फोर्स यहाँ पर जो है उसका मेजरमेंट हमारे चेंज इन मोमेंटम के साथ विद टाइम आता है, और विद टाइम यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट के हिसाब से काउंट करते हैं इसको। तो जनरल वे में अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट, जैसा हमेशा करते ही हैं, इट स्टेट्स दैट जो बॉडी का मोमेंटम का चेंज कराया आपने विद टाइम यानी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो अप्लाइड फोर्स के बेसिस पर होगा या उसी से वो फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो हम ये कह देते हैं इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of a body is directly proportional to applied unbalanced, ये जरूरी है, unbalanced external force। एंड इज इन, और जो चेंज आएगा मोमेंटम में चेंज, ये डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व है तो डायरेक्शन किस तरफ, एंड इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है ये उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देख लें कि एक बॉडी जिसका मास m है, इनिशियली ये u वेलोसिटी से चल रही थी, अब हमने इस पर फोर्स लगाया थोड़ा और अब ये चलने लगी v वेलोसिटी से, तो यहाँ पर जो इसका मोमेंटम था वो p फाइनल बना है और यहाँ जो इसका मोमेंटम है वो p इनिशियल था। इसको चेंज कराने में जो टाइम लगा वो लगा t। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फोर्स है F, इसकी वजह से चेंज आया है। हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कह सकते हैं आप चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p अपॉन में टाइम टेकन डेल्टा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और इसको आप फोर्स अप्लाइड को अगर आप F लिख रहे हैं तो हम इसको रिवर्स में F डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बेसिस पर लिख लेते हैं। तो अगर आप इसको चेंज के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में टाइम, इनिशियल हमेशा 0 होता है, तो ये बन जाएगा mv माइनस mu अपॉन t। इसमें अगर हमने m को कॉमन कर लिया तो इट विल बिकम v माइनस u अपॉन t। और इसको आप पहचान ही रहे होंगे, ये तो हमने पिछली यूनिट में चैप्टर में देखा भी था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ma। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ k लिख लिया है, kma बन जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर SI सिस्टम जहाँ हम SI यूनिट्स अप्लाई करते हैं वहाँ k की वैल्यू 1 हो जाती है, k इज 1, तो f का फॉर्मूला ma बन जाता है। ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम फोर्स को डिफाइन भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्टार्टिंग में थोड़ी बात की थी, बट ये मेजरमेंट इसी रूल के हिसाब से आता है, विच इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है हमारे पास, और बाकी हमने कॉन्सेप्ट वाइज लिखा है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम का चेंज का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम खुद अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इस चेंज की डायरेक्शन भी उस तरफ होगी जिस तरफ हमारे नेट रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन आ रही है। तो ये है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसको कई जगहों पर डेली लाइफ में हमने ऑब्जर्व भी किया है, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली किया होगा। बात बस रिलेट करने की है तो उसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे सपोज एक क्रिकेट मैच चल रहा है और जो फील्डर्स हैं एक बहुत हाइट में शॉट मारने के बाद बॉल हाइट में जाती है, उसे कैच करना है। तो कभी कैच करते वक्त अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो बॉल अच्छा खासा ठीक ठाक मास होता है, लेकिन हाइट शॉट मारने से उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से जब वो नीचे आ रही है तो जब फील्डर उसको कैच करता है तो हाथों को नीचे लेकर आता है।
हाथों को नीचे लेकर आने का क्या एडवांटेज है कि जब वो स्ट्रक कर रही है तो हाथों से उसे रोका जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, रिवर्स में वो उस पर हाथों पर भी हर्ट करेगा वो। अब ये कितनी वैल्यू होगी वो हमारे हाथों से होल्ड करने की पोजीशन पर डिपेंड करता है। कैच करते वक्त अगर हम हाथों को नीचे ला रहे हैं तो टाइम हम बढ़ा देते हैं, फोर्स कम हो जाता है। अपॉन में टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो जो हर्ट होगा वो कम हो जाता है और कैच करना आसान हो जाता है इस केस में। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से बात की। ऐसे ही कई एथलेटिक्स गेम होते हैं, जैसे हाई जंप की बात करें हम या लॉन्ग जंप की बात करें, इसमें जब पर्सन जंप करता है तो वो हाइट पर या मोमेंटम के साथ होता है। अब जब वो लैंड करेगा ग्राउंड पर तो उसका मोमेंटम में चेंज आना है जो जीरो वैल्यू पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब हम फोर्स डेवलप होगा जब मोमेंटम में चेंज करवा रहे हैं, तो उस मोमेंटम में चेंज कराने से जो फोर्स डेवलप होगा पर्सन को हर्ट ना करे, उसके लिए जहां वो लैंड करता है वहां पर या तो सैंड बेड बना दिया जाता है या कुशन बेड होते हैं, ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से टाइम बढ़ा दे, फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी को हम दूसरी जगह पर यूज करते हैं, जैसे कराटे के आपने प्रोग्राम्स अगर देखे हों तो कराटे पर्सन अपने एक हैंड के एक स्ट्रक से ही ब्रिक तोड़ देते हैं, मोटी सी ब्रिक तोड़ सकते हैं। लेकिन ब्रिक तोड़ने का जो प्रोसेस है आप देखना, वो जब वो एक्शन लेते हैं, सपोज ये ब्रेक है, ये लेते हैं, अपना डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं और जब ब्रेक करते हैं तो उसको बहुत तेजी से मारते हैं। बहुत तेजी से मारने के कारण टाइम कम कर दिया, आपकी बार फोर्स बढ़ा दिया, और वही केस बनता है इसको ब्रेक करने का। कई बार ऐसा होता है एक दो ट्रायल में वो नहीं भी होता, तो बिकॉज ऑफ टाइमिंग ओनली, ये टाइम सेट नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो खैर इस तरह की बहुत सारी डेली लाइफ है, आप भी कोशिश कीजिए कहाँ कहाँ ये रिलेट होती हैं, कहाँ का डेली लाइफ में हम और जगह अप्लाई कर सकते हैं, सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया, पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे। तो करेंगे आखिरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। उससे पहले जब ये जो एग्जांपल की हम बात कर रहे थे वो ये रहे, बाकी तो अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, बहुत ही फेमस है, आप लोग पहले से जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जैसे होता क्या है, कभी अगर बर्थडे पार्टी में आपने बलून फुलाया हो, आपके हाथ से बलून फुलाने के बाद उसको बांधने से पहले छूट जाता है, तो आपने देखा होगा रैंडमली जिगजैग मोशन में इधर उधर भागता है। कौन भगा रहा है उसे? और वो बलून आपके हाथ में था, आपके पास जब वो था उस वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगा रखा था उसको मोशन में लाने के लिए, लेकिन जैसे आपने उसको तो रिलीज किया, थ्रो नहीं किया, रिलीज किया, वो रैंडमली मूव करने लगा। मोशन में है, डेफिनेटली वहां पर फोर्स इन्वॉल्व है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। और कितना फोर्स है वो न्यूटन का सेकंड लॉ बता देगा। किस तरीके से वो काम कर रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि वो जो फोर्स है वहां पर फील्ड एयर बाहर निकलती है, एक्शन, उसके अगेंस्ट में बलून पार्ट को मिलता है रिएक्शन, और वो रैंडमली मूव करना शुरू करता है, क्योंकि जो एयर का इजेक्शन आउट है वो भी रैंडम ही होता है। इसी तरह से हम डेफिनेशन भी देते हैं, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में रिकॉइल ऑफ गन, आपने कभी गन को अगर फायर होते वक्त देखा हो तो गन को फायर करते वक्त जैसे बुलेट आगे निकलती है, गन पर पीछे की तरफ झटका लगता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसी को कहा जाता है। और ये हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ही है। एक और एग्जांपल इसमें आता है, जैसे अगर कभी आपने बोटिंग वगैरह की हो, किनारे पर आकर जैसे आप किनारे पर उतरते हैं, शोर साइड पर उतरते हैं, तो बोट पीछे चली जाती है और इसीलिए उसको बांध कर रखना पड़ता है। तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एंड सिमिलरली रॉकेट प्रोपल्शन जो है, जैसे रॉकेट अगर आप दिवाली वगैरह में चलाते हैं, या जो हाई लेवल रॉकेट हैं सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए, उनमें भी एक्शन सेम है कि नीचे गैसेस निकाल रहे हैं, एक्शन, उसी के अगेंस्ट में मिलेगी रिएक्शन, और वो उसको कंटिन्यूअसली ऊपर लिफ्ट करता हुआ चला जाएगा। तो ये था हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और इसको भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ तक आते आते हमने न्यूटन्स के तीनों रूल भी पढ़ लिए हैं। अच्छे से आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करते रहें। अब बारी है इन पर कुछ क्वेश्चंस करने की, पर वो हम करेंगे अगली क्लास में। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।